प्रदीप जी, धन्यवाद इस बातचीत में शामिल करने के लिए। इस समय पंजाब में तो ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था। पिछली बार भी वो विपक्ष में थी, मजबूत पार्टी थी। लेकिन इस बार जिस तरह से अप्रत्याशित ढंग से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है, वो करती हुई दिख रही है, वो इस बात का संकेत है कि जो जनता के सरोकारी मुद्दे हैं, मसलन बिजली पानी का सवाल हो या शिक्षा का सवाल हो, जिस पर आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट किया कि वो बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस की पार्टी है, उसका उन्हें लाभ मिलता दिख रहा है। और कांग्रेस दूसरी तरफ किस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में रही है, उसके वो नेतृत्व ही तय नहीं कर पा रही थी। और चन्नी जी, जिन्होंने बहुत थोड़े से वक्त में बहुत शानदार काम किया, उन्हें अगर और मौका मिलता और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर कम होती तो शायद वो कांग्रेस पार्टी और बेहतर करती। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, बाकी राज्यों का उतना प्रभाव तो बहुत पड़ेगा नहीं देश की राजनीति पर। देखिए, एक बात तो तय है कि अब आप जब चुनाव हारने लगेंगे तब ईवीएम की बात आएगी। देखिए, स्ट्रेटेजिकली क्या हो रहा है, एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत रही है, दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी को जिता रही है। उसने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को जिताया, बंगाल में उन्होंने ममता जी को जिताया, तो बंगाल में ईवीएम हेरफेर करके भी तो बीजेपी जीत सकती थी। इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में कोई दोष नहीं हो सकता, ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अजीब सी बात है, इसका कोई दावा हम नहीं कर सकते। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अगर बीजेपी शातिर ढंग से ये सब काम कर रही है ईवीएम को लेकर के, तो आप चुनाव की तैयारी करते तो ईवीएम पर बात नहीं करते। चुनाव हारने के बाद कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी बात कि आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं, आप मजाक बनेंगे। ये इस समय हो रहा है, और वो लोग चुटकुले बनाते हैं कि अब ईवीएम पर दोष दिया जाएगा, ये सब हो रहा है। नंबर दो बात, ईवीएम के बाद आप पूरा उत्तर प्रदेश का कैंपेन देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कैंपेन रोल किया, उन्होंने किस जमीन पर चुनाव लड़ा, 5 साल में जो काम किए थे उसको दिखाने के लिए किसी दूसरे प्रदेश का बांध ले आ रहे हैं, सड़क ले आ रहे हैं, विदेश की कोई फैक्ट्री ले आ रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन कर रहे हैं, खुलेआम हो रहा है। ये सब कुछ तो विकास को दिखाया जा रहा था। लेकिन बयान पहले चरण से कैराना मुजफ्फरनगर, मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान शमशान, गर्मी शांत कर देना, साइकिल पर आतंकवाद, रेड टोपी रेड अलर्ट है, बसपा पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के रोल पर विश्लेषण करना चाहिए हम लोगों को कि वो कितना कमजोर हो गई है, कहां जाकर अब टिकी है। और दूसरी तरफ अगर मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही थी, पहले हम लोग भी ये बात कह रहे थे कि बसपा फाइट में नहीं है, तो लोग हमें नाराज हो रहे थे। लोग तो सीधे कह देते हैं कि आप यादव हो तो सपाई हो। अरे भाई, कब तक आप इस तरह अपने को दोष देते रहेंगे? बसपा अगर मजबूती से चुनाव लड़ती तो मैं भी दावे से कह रहा हूं ये परिणाम नहीं होता। जो वोटर बस भाजपा से नाराज था लेकिन सपा की तरफ नहीं जा सकता था, वो बसपा की तरफ जाता ना। अगर मजबूती से बसपा चुनाव लड़ती, ट्राइपोलर अगर कंटेस्ट होता, तो ये परिणाम कतई नहीं आता, बीजेपी दोबारा रिपीट नहीं होती। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, आप 6 महीने की तैयारी में चुनाव कैसे जीतेंगे? आपने बूथ पर कितना काम किया, आपने सड़क पर लड़ते हुए विपक्ष के रूप में अपनी कितनी छवि बनाई, ये नेता का काम है। अब सपा के लोगों को भी विश्लेषण करना होगा कि आपने अंतिम समय में जो माहौल बनाया उसका देखिए लाभ आपको नहीं मिल रहा है। अब तो आप विश्लेषण करेंगे ना, विपक्ष को 5 साल लड़ते हुए दिखना होता है। अब दूसरी बात, जो सामाजिक गठजोड़ था, चलिए एक बात समाजवादी पार्टी नेतृत्व की तारीफ करनी चाहिए हमें कि उन्होंने भाजपा के चुनावी एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने पेंशन की बात की, बिजली की बात की, जाति जनगणना की बात की, पिछड़ों को एकजुट करने की बात की, दलितों को एकजुट करने की बात की। कितना कर पाए वो विश्लेषण करें, मुद्दे तो वो उठाए ना, खेती किसानी की बात की, सब कुछ की बात की। यानी मैं इसके 2 टिप्पणी करता हूं प्रदीप जी। पहली टिप्पणी, सांप्रदायिकता एक ऐसा जहर है जो बहुत गहरे लोगों में बैठा दिया गया है। 2 ही चीज पर वोट पड़े हैं जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी वह व्यक्ति हूं जिसे अब तक तो कभी नहीं लग रहा था कि बीजेपी कहीं से रिपीट कर रही है, और बीजेपी के नेताओं को भी नहीं लग रहा था कि बीजेपी दोबारा आ रही है। और 250 से ज्यादा सीटें वो ले आ रहे हैं, कहां से आ गया भाई? कौन सा अंडर करंट था जिसे कोई पत्रकार नहीं देख पा रहा था, बीजेपी के लोग नहीं देख पा रहे थे? अचानक ये क्या हो गया कि बीजेपी एक तरफा 250 सीटें ले आ रही है? ये सोचने की बात है। इसलिए मेरा 2 आकलन है। पहला, कि जो लोग इतने कमजोर कर दिए गए, इतने गरीब बना दिए गए,
उन पर इतना दमन हुआ है कि 5 किलो अनाज और 500 रुपए पर भी वो वोट बीजेपी को दे रहे हैं, ये हमें कबूल करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का कमजोर होना है। और दूसरी तरफ अंडर करंट के रूप में हिंदुत्व को इस देश में उत्तर प्रदेश की जनता के भीतर इनबिल्ड कर दिया गया है। वो हिंदुत्व और एंटी मुस्लिम सिंड्रोम से ही है, वरना क्यों ओबीसी समाज के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? अच्छा, यही जातियों के लोग जब बीजेपी की तरफ गए थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, महान दल हो, तमाम पार्टियों के नेता जब बीजेपी की तरफ गए तो बीजेपी को इतनी सीटें आई। वो नेता जब सपा की तरफ आए तो वो वोट क्यों नहीं दिलवा पाए? ये सोचने की बात है। इसका मतलब कि आपका वोट बैंक आपसे छिटक रहा है। कई जगहों पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। बीजेपी अभी चुनाव जीत रही है, फिर भी उसके होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर गुजरात में जाकर बैठक कर रहे हैं, अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कभी बैठते नहीं। और हमारे लोगों ने ये मान लिया कि ओबीसी है तो ओबीसी तो हमारा इतना वोट है ही, हम दलित है तो हमारा इतना वोट है ही। आपके नीचे से जमीन खींच ले गए वो। और आखिरी बात, ये जो सांप्रदायिक नफरत फैलाई गई, सांप्रदायिक नफरत फैलाई गई, संविधान विरोधी मूल्य पर आए गए, हम जैसे लोग विफल हैं जनता को ये बात समझाने में कि आपका कितना अन्याय किया जा रहा है। इतने अन्याय के बाद भी अगर कोई सरकार पुनः रिपीट होती है तो फिर जनता को आप क्या कहेंगे? कौन ये सब मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा भाई? कौन बिजली, पानी, रोजगार और संविधान की बात करेगा, जाति जनगणना की बात करेगा? हाथरस के बाद ये परिणाम, हाथरस में बीजेपी जीत रही है, प्रतापगढ़ में बीजेपी जीत रही है, इलाहाबाद में बीजेपी जीत रही है। जहां जहां जाति उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ वहां बीजेपी जीत रही, अयोध्या में बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब क्या है? तो ये जो समझाने की जरूरत है कि अब सामाजिक न्याय के लोगों को भी अपना पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हम भी फेल है, हम भी शायद ये बात नहीं समझा पाए कि आपका संविधान ही नहीं बचेगा, प्राइवेटाइजेशन में पूरा देश बिक गया। तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, बाकी डीएमएसपी तो है ही, रात रात भर लोग निगरानी कर रहे हैं, कौन सा लोकतंत्र बचा है भाई? ईवीएम खुलेआम घूम रही है और बीजेपी कभी इसका विरोध नहीं करती। चुनाव आयोग मान रहा है कि अधिकारियों से लापरवाही हुई, कार्रवाई कर रही, तो बीजेपी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? बीजेपी को क्यों नहीं लग रहा है कि ये धांधली हो रही है? इसका मतलब वो बीजेपी के पक्ष में धांधली हो रही है। तो सारी चीजें एक साथ मिल गई हैं। देखिए प्रदीप जी, मेरी टिप्पणी यही है कि जो हमारी विफलता है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों की विफलता है, ये एक बड़ा कारण है। हमारे सामाजिक आंदोलनों के जो लोग हैं, हमारी भाषा, हमारी तकनीक, हमारा आंदोलन इतना कमजोर हो गया कि हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम भी दोषी हैं। तीसरी बात, जनता को इतना गरीब और कमजोर बना दिया गया कि 5 किलो राशन और 5 किलो 500 रुपए पर वो वोट दे रहे हैं, ये कबूल करना होगा। और आखिरी बात, पॉलिटिकल पार्टियों से इतर अब सोशल रिफॉर्म के लिए नए ढंग से आंदोलन करना पड़ेगा, वरना अब आप बीजेपी को कैसे रोकेंगे? मैं तो बहुत उदास निराश हूं। 24 के चुनाव में बीजेपी को आप कैसे रोकेंगे? ये तो इम्पॉसिबल हो गया। तो अब 10 साल में आपका संविधान कितना बचेगा, आरक्षण कितना बचेगा? हमने अपनी जनता को समझाया नहीं कि भाई इतने सब के बाद भी आप वोट बीजेपी को दे रहे हो, इसका मतलब आपको चाहिए क्या? हम समझाने में नाकाम है, बीजेपी समझाने में कामयाब है। बाकी धांधली जितना होती है वो बीजेपी कर रही है, अपने पक्ष में वो ले ले। ये मेरा देखिए, दो बात है। पहली बात तो ये ना कि अखिलेश यादव की छवि क्या बनाई गई, बीजेपी और आरएसएस बाकायदे आपकी छवियां बनाता है। आज अभी इंटेलेक्चुअल लोग कांशीराम पर किताब लिखते हैं तो कहते हैं दलितों के नेता। कांशीराम केवल दलितों के नेता थे, लेकिन ये आपकी छवि को टैग कर दिया जाएगा। सपा को, आरजेडी को, बसपा को, आरएलडी को जातियों की पार्टी कहा जाएगा। और बीजेपी ऐसा लगता है कोई जातिवाद करती नहीं। इस देश में सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी कोई है तो बीजेपी करती है। वो सारी जातियों का वोट ले गई, जातियों के नाम पर कैंडिडेट दे रही है, जातियों के नाम पर मंत्रिमंडल बना रही है, तो कह रही है कि 12 दलित और 27 ओबीसी हमने मिनिस्टर बनाया। राष्ट्रपति बनाती है तो जाति पर बताती है। तो घोर जातिवादी तो ये लोग है। नंबर एक बात, अखिलेश यादव ने कोशिश क्या की? अखिलेश यादव को भी समझ में आया कि हमारे ऊपर यादववाद, मुस्लिम परस्त और परिवारवादी, ये 3 छवियां बनाई गई। यादवों का टिकट उन्होंने 60% काट दिया। 35-36 टिकट मुसलमानों को दिया, 35-36 टिकट यादवों को दिया। छवि सुधारने का काम किया ना, लेकिन नहीं उसका फायदा हुआ। परिवार से सबको पीछे कर दिया। कोई परिवार का व्यक्ति डिंपल को छोड़ दे तो उस तरह से कोई प्रचार करने भी नहीं आया। हालांकि इन पार्टियों को एक बार सोचना होगा कि ये जो परिवारवाद का ठप्पा लगा है ये यूं ही नहीं लगा। बीजेपी बड़ी आसानी से लोगों को समझाने में कामयाब हो जाती है कि आकाश आनंद कौन है, अखिलेश यादव कौन है,
तमाम लोगों को ये समझाने में आसानी हो जाती है। जबकि मैं ये मानता हूं कि परिवारवादी पार्टी में बीजेपी से बड़ी कोई नहीं है, कितने परिवार के लोग उसमें भरे हैं, लेकिन भाई उनके पास सत्ता है, संसाधन है, वो अपना विमर्श समझा दे रहे हैं लोगों को। और आप मुसलमानों को एक समय में 80 से 90 टिकट सपा ने दिया था, अब की 35 से 36 टिकट ही दिया, वहां भी तो फेल हो गए। मुजफ्फरनगर में 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, जहां मुस्लिम बाहुल्य है। इसका मतलब ये छवियां सुधारने का काम अखिलेश यादव ने किया, लेकिन फेल होते देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बहुजन समाज पार्टी क्यों फ्रंट फुट पर आकर नहीं लड़ी? क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग इसका विश्लेषण नहीं करेंगे कि उन्होंने ये मान लिया था कि 19-20% तो हमारा वोट फिक्स ही है? सपा के लोगों ने क्या ये मान नहीं लिया था कि मुस्लिम और यादव तो इतने परसेंट देंगे ही देंगे? हम कई बार पुरानी चीजों के पैटर्न पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने सब कुछ बदल दिया। नई चीजों को लेकर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। इस समय इंटरनल डेमोक्रेसी देश की किसी पार्टी में नहीं बची है। बीजेपी सबसे ज्यादा ये दावा करती थी कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी है, और आज बीजेपी को 2 लोग चला रहे हैं, सबको पता है, वहां भी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बची। तो ऐसा नहीं है कि सपा बसपा जो गलती कर रही है वो बीजेपी नहीं कर रही। जो काम सपा और बसपा कर रही है, करना चाह रही है, वही काम बीजेपी और ज्यादा कर रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। परिवारवाद हो, जातिवाद हो, लोगों को टिकट देना हो, इंटरनल डेमोक्रेसी की हत्या हो, सब बीजेपी ज्यादा कोई नहीं कर रहा। लेकिन सोचना होगा, कारपोरेट किसके पक्ष में खड़ा है? बीजेपी के। मीडिया किसके पक्ष में खड़ा है? बीजेपी के। जनता किसके पक्ष में खड़ी हो रही है? बीजेपी की। बूथ पर कौन मजबूत है? बूथ के लोगों को आपने क्या दिया? बसपा ने क्या दिया? सपा ने क्या दिया? ये सोचने की जरूरत है। हमने 5 साल काम मेहनत नहीं किया। बहन जी कभी आंदोलन नहीं करती। अखिलेश यादव 4.5 साल सड़क पर नहीं उतरे। भाई आप भले बुरा लोगों को लगे, लेकिन ये बात तो बोलनी पड़ेगी ना। अखिलेश यादव पहले 6 महीने पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जब अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा लेकर निकले तब उन्हें लगा कि वो चुनाव में है। जब उन्होंने अलायंस किया तब लगा चुनाव में है। अगर 4.5 साल और ये मेहनत की गई होती तो यह चुनाव परिणाम ऐसा होता नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टियां हमारी बहुत नीचे जा चुकी हैं। और एक और बात प्रदीप जी, अब ये भी उम्मीद मत करिए कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी पैदा होगी। बीजेपी पैदा नहीं होने देगी। आपके लोगों को जेल में डाला जाएगा। बुलडोजर किसके ऊपर चलेगा? क्या केवल मुसलमान के ऊपर चलेगा? इस देश में हिंदू जो बनाया गया ना, वो ओबीसी को भी बनाया गया और दलित को भी बनाया गया। चाहे वो तमाम ओबीसी की जातियां हो, दलितों की जातियां हो, उन्होंने इस बार भी बीजेपी को वोट दिया। 1-2 दिन में आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो जो हरा सकता था वो बिखरा हुआ था। अब देखिए इस बार क्या हुआ प्रदीप जी, बसपा के सारे कैडर सपा से लड़ रहे थे, सपा के लोग बसपा के खिलाफ बोल रहे थे, हालांकि वो बीजेपी से लड़ रहे थे। आपस 2019 में गठबंधन हुआ था, तब आप क्यों वो सवाल भूल गए थे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का वो पड़ा था, जिलों के नाम बदले थे, तब तो आप सपा बसपा एक होकर लड़ रहे थे ना। क्यों ऐसा नहीं हुआ? पॉलिटिकल हित टकरा रहे हैं। परशुराम की कटार वाली बात पे तो पूछना पड़ेगा ना, विचारधारा पीछे हुई ना। लेकिन अब अभी अगर अखिलेश यादव आपसे एक सवाल पूछे कि हमने तो ओबीसी को जोड़ा, ओबीसी ने हमें क्यों वोट नहीं दिया, तो ये ओबीसी के लोग क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो हर जाति को टिकट दिया। अखिलेश यादव से अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमने मौर्य, पटेल, सैनी, लोधी, कुशवाहा सबको टिकट दिया, यादवों को कम टिकट दिया, फिर भी लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? जैसे दलितों में भी रिजर्व सीटों से ज्यादा टिकट उन्होंने दिया, फिर भी नहीं दिया, क्योंकि हमारा समाज, अब हमें असली काम समाज पर करना होगा। हम बहुत बुरे दौर में जा रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी हो, आप पूंजी से, मीडिया घरानों से और सत्ता से, तीनों से कैसे लड़ेंगे जो तीनों बीजेपी के पास होगी? इसलिए ये बहुत अप्रत्याशित चुनाव परिणाम है। अब आने वाला वक्त सामाजिक न्याय के लिए, बहुजन लोगों के लिए बहुत बुरा होने वाला, ये मेरा आकलन है। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई फैक्टर होते हैं। जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो उसके कई परिणाम होते हैं, कई विश्लेषण होते हैं। जैसे टिकट वितरण को लेकर के कई बार यह बात उठी है कि कई जगहों पर टिकट कटे हैं, कई जगह लोगों को मन माफिक नहीं दिया गया, तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के पास शायद अपना टूल, अपना पैमाना होगा, अपना जो है उनके पास विश्लेषण का तरीका होगा कि किस जगह पर किसे टिकट दिया जाए तो वो जीतेगा। क्योंकि अमूमन पॉलिटिकल पार्टियां हारने के लिए टिकट नहीं देती, तो वो अपने कैलकुलेशन को बनाकर देती है। नाराज लोग होते हैं, स्वाभाविक है। बीजेपी के लोग
जितने टिकट कट रहे थे, जो लोग सपा में आ रहे थे, उसके बाद बीजेपी तकरीबन 100-150 लोगों का जो टिकट काटने वाली थी वो रोक दिया उसने कि भाई अगर और टिकट काटेंगे तो ये सारे लोग उधर न चले जाएं। बीजेपी से टिकट कटने वाले लोग बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं होते भाई? ये सारा टिकट कटने वाले लोग सपा वाले सपा को हराने लगते हैं, बसपा वाले बसपा को हराने लगते हैं। ये इस पे भी सोचना होगा। तो ये प्रवृत्ति है। इसलिए यह बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टियां अपना विश्लेषण करेंगे, जो कि करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को एक बार सोचना होगा कि 3-4 सीटों पर आप आ गए। समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि आपके लिए तो सबसे अनुकूल चुनाव था, आप बेहद शानदार तरीके से चुनाव भी लड़े, सबको जोड़े भी, सबके मुद्दों की बात की, फिर भी अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, कहीं तो कुछ चूक हो रही है। ये विश्लेषण उनको करना होगा, वो करेंगे। मेरा आकलन ये है कि इस बार जो 2 चीजें काम की है ना, एक तो लाभार्थी समूह के रूप में हमारे लोगों को इतना कमजोर बना दिया गया है कि 500 रुपया और 5 किलो अनाज, मैं फिर से बार बार ये बात कह रहा हूं, इसने बहुत असर डाला है। हमने महिलाओं को पीछे रखा, महिलाओं का बात असर डाली है। सीट दर सीट बात आती है, बीजेपी से इतना त्रस्त होने के बाद भी जनता बीजेपी को वोट दे रही है। भाई जनता चाहती क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर इतना अन्याय हुआ, ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले हुए, रोजगार मांगे तो लाठी चली आपके ऊपर, हाथरस में दलित बेटी को जला दिया, दलितों के ऊपर इतना अन्याय किया, बुलडोजर चला, आपके लोग जेल में हैं, आपकी महंगाई है, बेरोजगारी है, 500 रुपए पेट्रोल हो गया, 200 रुपए सरसों तेल हो गया, 1000 रुपए गैस हो गई, 5 किलो खाद कम हो गई, पुरानी पेंशन देने की बात की गई, छुट्टे आवारा पशु की बात हो रही है। कौन सी बात फिर विपक्ष उठाता कि आप उसको वोट देते? आपने क्यों उसे वोट नहीं दिया? ये सोचना होगा जनता को। इसका मतलब जनता सांप्रदायिक हो चुकी है। भले सांप्रदायिकता की बात ना, उसे पसंद आ रहा है कि गर्मी शांत कराएंगे हम, उसे पसंद आ रहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये अब हमारा कल्याण नहीं कर सकती, बसपा में अब कोई ताकत नहीं बची और हमारे ही लोग तो जाके उन्हें जिता रहे हैं। विश्लेषण कौन करेगा? दोनों को करना होगा, पॉलिटिकल पार्टियों को भी करना होगा और समाज को भी करना होगा। हमने किस नाम पर वोट दिया? क्या चाह रहे थे हम? जो चाह रहे वो मिला। अब अगले 5 साल कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों का कोई बहुत नुकसान होगा ऐसा तो पॉलिटिकल नुकसान है। मारा कौन जाएगा? मुकदमे किसके ऊपर होंगे? किसका सुनवाई नहीं होगी थाने में? नौकरी में आरक्षण किसका खत्म होगा? पेट्रोल डीजल कहां जाएगा? ये सब सोचना चाहिए आम जनता को। मेरा आकलन ये है कि ये चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि जनता, बहुसंख्यक जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, उनकी सांप्रदायिकता को पसंद कर रही है, उसके राष्ट्रवाद को पसंद कर रही है, नफरत में चली गई है और हम पता नहीं इस मुल्क को कितना बचा पाएंगे। राजनीतिक दल अपना विश्लेषण करेंगे और करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उनका पतन स्वाभाविक है। वो विश्लेषण करेंगे कि वो कहाँ चूके, क्यों वो लोगों को ये बात समझा नहीं पाए, क्यों उनका जनाधार इतना कमजोर होता जा रहा है, क्यों वो हाशिए पर चले गए। इस समय हिंदुत्व की राजनीति के सामने सबसे मुखर राजनीति अगर कोई थी तो बहुजन राजनीति थी। ये बहुजन राजनीति का राजनीतिक तौर पर पतन तो दिख रहा है साफ तौर पर, इसे हमें कबूल कर लेना होगा। मंडलवादी राजनीति, समाजवादी राजनीति, कांशीराम ने जो बहुजन का नारा दिया था वो राजनीति, ऐसा लग रहा है कि अब तो वो किताबी पन्ने हो गए। अब कौन बात करेगा कि पासी ने किसको वोट दिया, निषाद ने किसको वोट दिया, राजभर ने, यादवों ने किसको वोट दिया? अब तो इसका विश्लेषण अलग से होगा। इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी के भीतर बीजेपी सेंध लगा चुकी है। उन्होंने महिलाओं को अपने खेमे में किया कि देखो राशन कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। नमक किसका खा रही हो? मोदी का खा रही हो। ये विमर्श कैसे फैला ले गए? और फिर विश्लेषण आप ये करेंगे कि 5 साल में अगर आप मीडिया हाउस बनाए होते, 5 साल में अपना कैडर बनाए होते, संगठन बनाए होते, उसे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर मजबूत करते, लोगों के बीच जाकर एक जागरूकता अभियान चलाते कि ओबीसी के लोगों क्यों तुम्हें एकजुट होना है, किसके साथ एकजुट होना है। ये काम आपने 5 साल नहीं किया। अचानक आपको लगेगा कि लोग आपको वोट देंगे, लोग त्रस्त थे फिर भी आपको वोट नहीं दिए। सबसे आसान चुनाव था बीजेपी को हराने का और वह भी बीजेपी जीत गई 250 सीटों से। अगर त्रिशंकु की विधानसभा होती तो भी तो ये होती। दूसरा विश्लेषण समाज को करना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को करना पड़ेगा, जो बार बार राजनीति के तौर पर यह कहते हैं कि हम 85% हैं। कहाँ है 85%? जो बार बार ये कहते हैं कि हमारी आबादी 85 है, कैसे कहते हैं वो नारा, कैसे है कि मूल निवासी बोल 85, कहाँ है 85%?
अब तो 85% बीजेपी हो गई, वो 80-20 कह रही थी ना, अब वो 85-15 कहेगी। और 85-15 में किसको जोड़ेगी? सारे सवर्ण होंगे और SC ST OBC के बहुसंख्यक लोग होंगे, वो बीजेपी के हिंदू होंगे। आदित्यनाथ ने तो ये नारा दिया भी है, खुलेआम बताया। आदित्यनाथ का नारा 80-20 का था, जिसमें 20 मुसलमान है, 5 मुसलमान उधर से और बाकी सब दलित पिछड़ों को जोड़ लीजिए, आदित्यनाथ का नारा ही सही हो गया। 85% जो जातियों की गोलबंदी थी वो तो ध्वस्त होती दिख रही है। तो समाज के तौर पर मैं प्रोफेसर के तौर पर कहां फेल हूं, ये मुझे भी सोचना होगा। जी, वही मुद्दा हम आपसे जानना चाहते हैं सर। राजनीतिक दलों की बात तो ठीक है कि उनके ऊपर ये आरोप है 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, 5-6 महीने शुरुआत की और वो विचारधारा से उन्होंने समझौता किया, लेकिन एक बड़ा वर्ग होता है सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक संगठनों का, विचारकों का, इनके ये तो लगातार काम करते आ रहे, तो ये क्यों हौसला नहीं दिखा पा रहे समाज को? मेरा ये सीधा सवाल है। देखिए, मैं उसी पर आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर के बतौर मुझे सोचना होगा ना, तो मेरी एक सीमा है, मुझे कक्षाएं भी लेनी है और मुझे उसके साथ अपना काम करना है। तो जब मौका मिलता है थोड़ा बहुत जाकर लोगों को समझा पाऊं, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझसे भी नहीं आने वाला। हम लोग बड़े तीर मारते रहे कि हम बहुत तोप मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे भाषणों से जनता बहुत बदलती नहीं है। हम एक फौरी तौर पर लोगों को उत्साहित करने के लिए कोई बात कहते हैं कि देखो तुम्हारा इतिहास ये है, तुम्हारा वर्तमान में सामाजिक संगठन जो कमजोर हुए ना, सांस्कृतिक आंदोलन जो कमजोर हुए ना, ये उसका परिणाम देख रहे हैं। हम सामाजिक तौर पर ही एक यादव को कुर्मी, कोयरी, पटेल, कुशवाहा, निषाद इसको एक साथ जोड़ पाएंगे, राजनीतिक तौर पर नहीं जोड़ पाएंगे। वो तो तुरंत कहेगा यादव हमारा शोषण करता है। तो जब जनता के बीच हम सांस्कृतिक विमर्श लेकर जाएंगे तब वो जुड़ेगा। जब सांस्कृतिक विमर्श लेके जाएंगे तब कहेंगे दलित और पिछड़े कैसे एक हैं, कैसे इन्हें एक करना था, जिसकी कोशिश देश के विश्वविद्यालयों में हुई। 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर बहुजन एका बनी और हमने सरकार को झुकाया। 2 अप्रैल को SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ जब एकजुट हुए तो सरकार को झुकाया। हम बहुजन एका बनाते हैं और ऐसा भी नहीं कि फेक है, लेकिन हम तब बनाते हैं जब दुश्मन हमारे सामने होता है। जब दुश्मन नहीं होता है तो हम आपस में लड़ते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन अब उन्हीं लोगों के बीच काम कर रहे हैं जो कन्विंस को कन्विंस कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम एक सेमिनार करते हैं तो हम उन्हीं लोगों को अपने सेमिनार में बुलाते हैं और चेहरे देखिए ना, उस सेमिनार में कौन लोग आते हैं जो हर सेमिनार में वही होते हैं, हर जगह बोलने वाले वही, हमारी भाषा भी वही रही, हमारा हजारों साल से शोषण हुआ है। अरे भाई नए डेटा दो, नया प्रमाण बताओ, नई भाषा गढ़ो। नई भाषा गढ़नी होगी हम लोगों की। हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग केवल भावनात्मक भाषण उकसा रहे हैं। तो जब भावनाओं का व्यापार होगा तो धर्म और राष्ट्र जीतेगा, जाति कमजोर हो रही है क्योंकि जाति का हित आपस में टकराता है। आखिरी बात, हमारे पास सत्ता और संसाधन भी नहीं होता, हमारे पास मीडिया भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं उनको चंदा नहीं मिलता, और हमारे लोग जो एलीट हो गए वो समूढ़ बन जाते हैं क्योंकि उनको भी तो व्यापारी को व्यापार करना है, नौकरी जिसको मिल गई उसको नौकरी करना है। तो उसको पता है कि उसका समाज उसके लिए खड़ा होता नहीं। तो जब समाज खड़ा नहीं होगा तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा जो सत्ता में है। तो देखिए कई तरह से आपके ऊपर अटैक हुआ और पूंजी सबसे बड़ी चीज हो गई है। पूंजी के बिना अब कुछ भी नहीं, बहुत कुछ पूंजी तय कर रही है। पूंजी ने बहुत कुछ, अब नए पार्टी बनाकर आप दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में कोई नया पॉलिटिकल पार्टी क्या 70 जिलों में संगठन खड़ा कर पाएगी क्या? बहुत मुश्किल है, पैसा ही नहीं मिलेगा। ये सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। हमारे लोग अब ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं कर रहे, हम लोग जनता के बीच नहीं जा रहे, हम चुनौतियों से नहीं लड़ रहे, हम सब कंफर्ट जोन में लड़ रहे हैं, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस, पैसा भी उसके पास है, पूंजीपति भी उसके पास है, मीडिया भी उसके पास है, फिर भी वो कई गुना ज्यादा मेहनत कर रही है। वो तिलक लगाकर गांव गांव में घूम करके लाभार्थियों को समझा रही है कि आवास किसने दिया, मोदी ने। अनाज कौन दे रहा है, मोदी। पैसा कौन दे रहा है, मोदी। अगली बार आएंगे तो क्या देंगे, ये तो आपके वोट को वो ले गए भाई, वो दलित पिछड़ों के वोट को ले गए। ये बात कबूल करना होगा। और हम सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को तोड़ चुके हैं। हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास भाषण देने के लिए लोग नहीं है जिनके पास नई भाषा हो, नया तर्क हो। बाम सेब के सम्मेलन में जाता हूं, वही रटी रटाई बातें ही करते हैं, ब्राह्मणवाद ने ये किया। ओबीसी की जातियों के बीच तो कोई उस तरह से आंदोलन भी नहीं बन पा रहा। ओबीसी की जातियां और ज्यादा सांस्कृतिक रूप से विपन्न है। नौजवान जो उभर रहे हैं ना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों में, मैं उन्हीं को एड्रेस करते हुए बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई इतनी बुरी स्थिति आ गई है कब आपको निराश हो जाना। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, आज सावित्रीबाई फूले का दिन है, आज हम उन्हें याद करते हैं। उनके ऊपर गोबर फेंका गया, अकेले चलती रही। थोड़ा मुश्किल आ गया है वक्त,
वो हमारी गलती से आया। अब हमें लड़ करके उसको आगे बढ़ाना होगा, यही मेरी टिप्पणी है।